नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, और उसके साथ साथ हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, एक सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। मान लो ए अगर मैं लिखता हूँ, मान लो आपके पास एक सेट है ए। ठीक है, अगर आपके पास एक सेट है ए तो वेन डायग्राम में वो चीज़ ऐसे दिखेगी। ठीक है, ये ए है, ये यूनिवर्सल सेट है। तो ए जो है ए, ये तो सेट हो गया नॉर्मल सा। अगर मैं बोलता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है ए के ऊपर डैश या ए के ऊपर सी। ठीक है, ए के ऊपर डैश ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ए के अलावा जो भी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में है वो आपका कॉम्प्लीमेंट होगा। मतलब सेट ए को कंसिडर मत करो, सेट ए के बाहर चले जाओ। अगर ये पूरा का पूरा सर्कल ए है तो ए कॉम्प्लीमेंट इसके बाहर का पूरा हिस्सा होगा, सिंपल। तो ये जो बचा हुआ यूनिवर्सल सेट में पोर्शन है, इसी पोर्शन को हम बोलेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। सिंपल, बस इतना सही होता है। ए के बाहर चले जाओ और जो भी हिस्सा, जो भी एलिमेंट्स ए के बाहर होंगे वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, अब जैसे कि ए कॉम्प्लीमेंट हम बोल रहे हैं तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल ऐसा है कि यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1 2 3 4 और 5 और 6 है। ठीक है, ए हमारे पास है 1 2 3। ठीक है, और बी हमारे पास क्या है, ए हमारे पास 1 2 3 नहीं है, सिर्फ 2 और 3 है। ठीक है, सिर्फ 2 और 3 है। और बी हमारे पास है क्या, बी हमारे पास है 3 4 5। ठीक है, 3 4 5। ठीक है, अगर ए मेरा 2 और 3 है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा ए के अलावा जो भी बाकी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में है वो सारे एलिमेंट्स। तो ए में एलिमेंट है 2 और 3। ठीक है, तो 2 और 3 के अलावा जो भी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर होंगे वो मेरा ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट 2 और 3 के अलावा कौन से एलिमेंट है, 2 और 3 को हटा दिया तो बचते हैं 1 4 5 6। तो ए कॉम्प्लीमेंट होगा 1 4 5 और 6। सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट होंगे वो एलिमेंट्स जो बी के अलावा यूनिवर्सल सेट में है। बी के अंदर है 3 4 5, तो यूनिवर्सल सेट में से हमें 3 4 5 नहीं लिखना है, उसके अलावा जो भी है तो 1 है 2 है और 6 है। तो बी कॉम्प्लीमेंट होगा 1 2 और 6। सिंपल, इतना सा कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है। इसके कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ऑल राइट, तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है। प्रॉपर्टीज देखो यहाँ पर मैंने लिखा है। सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि एक कॉम्प्लीमेंट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो आपको वही सेट वापस से मिल जाता है। कैसे, देखो ये मेरा सेट है ए, अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ तो वो बन जाता है ये बाहर वाला शेडेड पोर्शन। ठीक है, ये जो भी एलिमेंट्स यहाँ पर होंगे ये होगा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ मतलब कि इन एलिमेंट्स के अलावा जो भी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में है, तो इन एलिमेंट्स के अलावा जो भी एलिमेंट्स है वो तो ए ही है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होता है ए। अब अगर मैं ए का यूनियन करता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, मतलब ये ए है और इसका कॉम्प्लीमेंट बाहर का इस हिस्सा है, तो ए का यूनियन बाहर वाले एलिमेंट्स के साथ तो पूरा रेक्टेंगल आपको मिल जाएगा। तो ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ होता है यूनिवर्सल सेट। ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ होता है नल सेट। ऐसे क्यों, क्योंकि ए के बाहर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सेट ए कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ए में जो भी एलिमेंट्स है वो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं आते, तो आप कॉमन पॉइंट कोई ढूंढ ही नहीं पाओगे। इसीलिए ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ होता है नल सेट। उसके साथ बड़ा इंपॉर्टेंट डी मॉर्गन्स लॉ होता है अपना कॉम्प्लीमेंट में, जो बोलता है कि अगर आप ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लेते हो, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो वो इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन कन्वर्ट हो जाएगा इंटरसेक्शन में इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये हर एक को बट जाएगा और ए बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन बन जाएगा इंटरसेक्शन और बी बन जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। सिंपल। और अगर यहाँ पे यूनियन के जगह इंटरसेक्शन है तो वही रहने वाला है, बस यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर यूनियन आ जाएगा।
इसको हम वेन डायग्राम से वेरीफाई भी कर सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बोलता है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। वो कैसे दिखेगा, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, अगर ये ए है ये बी है, ठीक है, ये ए है ये बी है, तो ये पूरा का पूरा जब आप शेड कर दोगे तो ये बन जाएगा ए यूनियन बी, तो उसका कॉम्प्लीमेंट ये बाहर का हिस्सा होगा। ठीक है, ये जो बाहर का हिस्सा है ये आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। और राइट हैंड साइड में बोला है ए कॉम्प्लीमेंट बोला है, तो राइट हैंड साइड को बनाते हैं। अगर हमारे पास दो सेट है ए और बी, तो ये ए है ये बी है। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ये तो आएगा ही, ये सारा आएगा ही, साथ में ये जो बी है ये भी आ जाएगा। ठीक है, इतना हिस्सा, इतना गोला ए है। सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट होगा इस गोले के बाहर वाला हिस्सा। इस गोले के बाहर क्या क्या है, इस गोले के बाहर तो ए भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि कॉमन हिस्सा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट ये बाहर वाला हिस्सा आ रहा है जहाँ पे ब्लैक और ब्लू लाइंस दोनों हैं। तो ये चीज़ इससे मैच हो रही है, तो ये बड़े आराम से आप वेरीफाई कर सकते हो। ये है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बस आपको इतना याद रखना है कि यूनियन बदल जाएगा इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन बदल जाएगा यूनियन में। ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, तो प्रॉब्लम बोलता है कि यूनिवर्सल सेट ये है, ए सेट ये है, बी डी सेट ये है, तो आपको इनके कॉम्प्लीमेंट्स लिखने हैं। तो ए है आपका ए बी सी, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में जो ए के अलावा है, यानी ए बी सी के अलावा जो भी एलिमेंट्स होंगे वो ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। तो क्या है ए बी सी के अलावा, डी ई एफ जी एच, डी ई एफ जी एच, ये बन जाएगा आपका ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, डी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में है, और डी में जो है उसके अलावा जो भी यूनिवर्सल सेट में है वो हमें लिखना है। डी में क्या है, एफ जी एच ए, तो इसके अलावा कौन से एलिमेंट्स है यूनिवर्सल सेट में, बी सी डी ई एफ, तो ये बन जाएगा बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सिंपल सा प्रॉब्लम। एक बहुत इंपॉर्टेंट सा रिलेशन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट को लेके, उसको देखते हैं। ठीक है, इसमें मान लो कि अपने पास दो सेट है, ए है बी है और यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अब मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करना है ए यूनियन बी में। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाए, कितने होंगे ए यूनियन बी के अंदर। तो हमें सबसे पहले पता है कि ए यूनियन बी होता है ए के एलिमेंट्स प्लस बी के एलिमेंट्स, और कॉमन एलिमेंट्स को हम एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, तो एन ऑफ ए यूनियन बी कैसे लिखेंगे, वेन डायग्राम में देखो, ये वाला जो गोला है ए यूनियन बी दिखेगा कैसे, ए यूनियन बी दिखेगा ऐसा। ठीक है, इसमें ए के एलिमेंट्स भी आ गए, बी के एलिमेंट्स भी आ गए। ठीक है, ऐसे दिखेगा फाइनली ए यूनियन बी। इसको अभी ऐसा गोला बना के रखते हैं। तो ये वाला जो गोला है ये ए है, ये वाला जो गोला है वो बी है। ठीक है, ए के एलिमेंट्स को ऐड कर दो बी के एलिमेंट्स के साथ, इतना तो क्लियरली दिख रहा है कि एन ऑफ ए जब मैं करता हूँ एन ऑफ बी के साथ, तो इतना हिस्सा देखो, एन ऑफ ए हो जाएगा ये, ठीक है, एन ऑफ ए हो जाएगा ये, और एन ऑफ बी क्या होगा, एन ऑफ बी होगा ये। ठीक है, पर इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है, ये वाला हिस्सा जो मैं ऑलरेडी एन ऑफ ए में कैलकुलेट कर चुका था, ये वाला जो हिस्सा है ये वापस से मैंने एन ऑफ बी में कैलकुलेट कर दिया। अब आप इस हिस्से को देखोगे तो ये हिस्सा कौन सा है, ये वाला हिस्सा है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी मैंने दो बार कैलकुलेट कर दिया है, मुझे सिर्फ एक ही बार चाहिए। तो इसमें से अगर मैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो सिंपली एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये आपका एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बाय हार्ट होना चाहिए कि एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के, जिसको हमने वेरीफाई भी कर लिया वेन डायग्राम्स की मदद से। अब इसी का एक एक्सटेंशन है, उसको डिराइव नहीं करेंगे, वो क्या है, उसमें हमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो सेट था, अब हम तीन सेट के लिए डिराइव कर लेते या लिख लेते। इसको डिराइव नहीं करेंगे, वेन डायग्राम से ही किया जाता है। एन ऑफ ए यूनियन बी की जगह मैं लिखता हूँ एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी,
ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला आता है, इसका भी वही सिमिलर फॉर्मूला है, n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ c इंटरसेक्शन a प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपको एज इट इज याद होना चाहिए। इसको भी वेन डायग्राम से आप आराम से डिराइव कर सकते हो, पर ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि n ऑफ a यूनियन b यूनियन c इक्वल होता है n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ c इंटरसेक्शन a प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c के। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करो, अगर मैं बोलता कि A और B डिसजॉइंट सेट्स है, ठीक है, A और B अगर डिसजॉइंट सेट्स है तो A इंटरसेक्शन B नल सेट आता है और नल सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, तो ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो n ऑफ A यूनियन B इक्वल कब होगा A प्लस B के, n ऑफ A प्लस n ऑफ B के, जब A और B डिसजॉइंट सेट्स होंगे। अगर A और B डिसजॉइंट सेट्स है तो n ऑफ a यूनियन b इक्वल होता है n ऑफ a प्लस n ऑफ b के। ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, तो पहला प्रॉब्लम बोल रहा है कि if x and y are two sets such that x union y has 18 elements, यानी n ऑफ x यूनियन y है इक्वल 18 के, इतना मिल गया। आगे बोला है x has 8 elements, n ऑफ x है हमारा 8। आगे बोला है एंड y हैज़ 15 एलिमेंट्स, यानी n ऑफ y है 15। तो हमें बताना है हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y हैव। तो सिंपल है, फॉर्मूला पता है हमें, n ऑफ x यूनियन y होगा इक्वल n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। ये चीज़ हमें बताना है। इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, तो ये बन जाएगा सिंपल n ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल हो जाएगा n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x यूनियन y। अब यहाँ पे बस वैल्यूज़ रखना है, 8 प्लस 15, 8 प्लस 15 माइनस 18, 8 माइनस 18 माइनस 10, 15 माइनस 10 5, तो n ऑफ x इंटरसेक्शन y हो जाएगा 5। ठीक है, ऑलराइट, तो ये प्रॉब्लम को देखो, इसमें हमें बोला है कि इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफ़ी, मतलब 70 लोग हैं जिसमें से 37 को कॉफ़ी पसंद है, 37 को कॉफ़ी पसंद है। ठीक है, उसके बाद आगे बोला है 52 लाइक टी, 52 को टी पसंद है। ठीक है, उसके बाद आगे बोला है एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स पसंद है ईच पर्सन को, and each person likes at least one of the two drinks. How many people like both coffee and tea? ऐसे लोगों को ढूंढना है जिनको कॉफ़ी भी पसंद है, टी भी पसंद है, मतलब हमें चाहिए n ऑफ c इंटरसेक्शन t। ठीक है, यूनियन हमें दिया है 70, 37 ग्रुप ऑफ दिया है ना, टोटल लोग कितने हैं हमारे पास, 70 लोग हैं। उसके बाद बोला है जिसमें से 37 को कॉफ़ी पसंद है, 52 को टी पसंद है। आपको वो लोग बताने हैं जिन्हें कॉफ़ी भी पसंद है, टी भी पसंद है। सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास रेडी है, n ऑफ a यूनियन b इक्वल होता है 37 प्लस 52, 37 प्लस 52 माइनस n ऑफ दिस के x बोल दो, इस केस में x यहाँ आ जाएगा, 70 यहाँ आ जाएगा। 37 प्लस 52 कितना होता है, ये होता है 89 माइनस 70, यानी कि 19 लोग ऐसे होंगे जिन्हें कॉफ़ी और टी दोनों ही पसंद है। ऑलराइट, तो ये एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखो, इसको पढ़ते हैं सबसे पहले कि इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मेनी लाइक टेनिस। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब एंड कीवर्ड यूज होता है ना, एंड, तो एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, एंड को हम इंटरप्रेट करते हैं इंटरसेक्शन, क्योंकि एंड मतलब ये सेट में भी है, ये सेट में भी है, तभी वो चीज़ वैलिड है। और जब और OR कीवर्ड का यूज़ होता है तो उसका मतलब होता है यूनियन, मतलब A और B, मतलब
ए में भी हो सकता है या बी में भी हो सकता है, तो दोनों को जब हम लेंगे तो यूनियन ऑपरेटर वहां पे लगता है। तो एंड मतलब इंटरसेक्शन और मतलब यूनियन, ठीक है। इसके साथ अब ये जो प्रॉब्लम थी इसको हम वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। कभी भी आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, वेन डायग्राम से उसको स्टार्ट करो, बड़े आराम से वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है, ठीक है। तो वेन डायग्राम का अप्रोच देखते हैं। सबसे पहले ये एक बड़ा सा यूनिवर्सल सेट होगा, ये होगा हमारे पास ए, ये होगा हमारे पास बी, ये ए है, ये बी है। सबसे पहले हमें पता है कि टोटल हमारे पास 65 लोग हैं, 65 पीपल है, जिसमें से 40 लोगों को क्रिकेट पसंद है, 40 लोगों को क्रिकेट पसंद है, 10 लोगों को क्रिकेट भी पसंद है और टेनिस भी पसंद है, क्रिकेट एंड टेनिस यानी कि इंटरसेक्शन। और हमें बताना है कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें सिर्फ टेनिस पसंद है और क्रिकेट नहीं पसंद है, यानी हमें टेनिस जिन्हें पसंद है एंड क्रिकेट जिसे पसंद नहीं है। अगर क्रिकेट जो खेलते हैं वो 40 है, तो जिन्हें पसंद नहीं होगा वो सी का कॉम्प्लीमेंट होगा। और उसके साथ हमें बताना है हाउ मेनी लाइक टेनिस, यानी कि टी कितने लोगों को पसंद है, ठीक है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, सिंपल है। देखो, हमें सबसे छोटे वाले हिस्से से चालू करना है। सबसे छोटा इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि ऐसे लोग जिन्हें क्रिकेट भी पसंद है, टेनिस भी पसंद है, उनकी संख्या 10 है। तो इस डायग्राम में इतने लोगों को, ए नहीं, यहाँ पे सी और टी लिखता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये सी है, ये टी है। ऐसे लोग जिन्हें क्रिकेट पसंद है वो इस गोले में आते हैं, ऐसे लोग जिन्हें टेनिस पसंद है वो इस गोले में आते हैं, ऐसे लोग जिन्हें दोनों पसंद है वो इस पार्ट में आएंगे। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया है कि दोनों को पसंद है वो 10 है, ठीक है। 10 लोगों को क्रिकेट भी पसंद है, टेनिस भी पसंद है। अब क्रिकेट का सर्कल ये है, मान लो क्रिकेट में से 10 लोग ऐसे हो गए जिनको दोनों पसंद है, तो 10 बचे हुए 30 लोग ऐसे होंगे जो इस ब्रैकेट में लाई करेंगे, तभी जाकर 40 लोगों को क्रिकेट पसंद आ रहा है, ठीक है। तो 30 यहाँ पे आ गए, 10 यहाँ पे आ गए। मान लो जिन्हें टेनिस पसंद है उनको हम ले लेते हैं x। तो अब हमें पता है कि ये जो टोटल होगा, जिन्हें क्रिकेट भी पसंद है, टेनिस भी पसंद है, टोटल लोग हमारे पास 65 है। तो 65 किसके इक्वल होगा, 30 + 10 + x के, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 40 + x, यानी x का वैल्यू इक्वल आएगा 25 के। तो ये जो हिस्सा है x, ये बन जाएगा आपका 25। अब प्रश्न को देखो, प्रश्न बोल रहा है कि कितने लोगों को टेनिस पसंद है। तो टेनिस मतलब हो गया ये पूरा सर्कल। तो ऐसे लोग जिन्हें टेनिस पसंद है वो हो जाएंगे इक्वल 25 + 10 के, यानी कि 35, यानी 35 लोगों को टेनिस पसंद है। अब हमें ऐसे लोग बताने हैं जिन्हें टेनिस पसंद है और साथ में क्रिकेट पसंद नहीं है, यानी टेनिस पसंद है, टेनिस पसंद है और क्रिकेट पसंद नहीं है। मतलब क्रिकेट के बाहर का जो भी हिस्सा होगा वो, क्रिकेट के बाहर का जो भी हिस्सा होगा वो, तो क्रिकेट के बाहर का कौन सा हिस्सा यहाँ पर विजिबल है, 25 वाला हिस्सा यहाँ पर आ रहा है। तो ऐसे लोग जिन्हें टेनिस पसंद है और क्रिकेट पसंद नहीं है, ऐसे लोग हो जाएंगे हमारे 25, ठीक है। तो ऐसे आप बड़े आराम से वेन डायग्राम की मदद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये प्रश्न को देखो, इसमें बोला है कि इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 पीपल स्पीक स्पेनिश एंड 10 पीपल स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस, ठीक है। यानी कि फ्रेंच बोलने वाले 50 लोग हैं, फ्रेंच बोलने वाले 50 लोग हैं, स्पेनिश बोलने वाले कितने लोग हैं, स्पेनिश बोलने वाले 20 लोग हैं, और दोनों बोलने वाले F एंड S, दोनों बोलने वाले 10 लोग हैं। तो हमें बताना है कि हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस, यानी वो फ्रेंच भी बोल सकता है या स्पेनिश भी बोल सकता है, सिर्फ फ्रेंच भी बोल सकता है या स्पेनिश भी बोल सकते हैं। तो एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस मतलब सिंपल सा हमें यूनियन निकालना है। तो फॉर्मूला तो हमारे पास रेडी है, n ऑफ f यूनियन s बन जाएगा 50 + 20 - 10
20 माइनस 10 10 10 प्लस 50 60, एक ही स्टेप में ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।